हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस की जो आपकी बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, उसका जो पहला चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, उस चैप्टर के हम पहले दो भाग या दो पार्ट स्टडी कर चुके हैं और अब ये तीसरा और लास्ट पार्ट उस चैप्टर का हम आज करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने यह जाना कि राजनीति किसे कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं और सिद्धांत किसे कहा जाता है। यहाँ पर अगर हम राजनीतिक सिद्धांत की बात करें तो हम यह देखते हैं कि सिद्धांत क्या होता है। एक ऐसी परिकल्पना है, एक ऐसी हाइपोथेसिस है, एक ऐसा पूर्व कथन है जिसको अगर आप डेटा के साथ या वास्तविकता के साथ फील्ड में जाके अगर प्रमाणित कर दो या उसको प्रूव कर दो तो वो एक राजनीतिक सिद्धांत में बदल जाता है। मान लो आप एक परिकल्पना या हाइपोथेसिस बनाते हो कि जहाँ पर गरीबी ज़्यादा होती है वहाँ पर लोगों की राजनीतिक सहभागिता कम होती है। राजनीतिक सहभागिता मतलब राजनीति के क्षेत्र में भाग लेना, वोट डालना या पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह के साथ जुड़ना, इस प्रकार की घटनाओं को हम एक कॉमन कंसेप्ट को हम राजनीतिक सहभागिता कहते हैं। तो अगर हम एक हाइपोथेसिस का निर्माण करें तो इस प्रकार भी हो सकती है कि जहाँ पर गरीबी ज़्यादा होती है वहाँ पर राजनीतिक सहभागिता लोगों की कम होती है। और अगर इसको प्रूव करने के लिए हम ऐसे लोगों का इंटरव्यू करें या ऐसे जगह जाएं जहाँ पर इलेक्शन वगैरह हो रहे हों और वहाँ पर देखें कि गरीब लोग कितने परसेंट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में, और उसका एक सैंपल ले लें और अगर उस सैंपल के आधार पर हमारी ये हाइपोथेसिस सही साबित हो जाती है तो हम इसको राजनीतिक सिद्धांत या सिद्धांत कह सकते हैं। तो इस प्रकार से सिद्धांत जो है एक ऐसी हाइपोथेसिस है, एक ऐसा पूर्व कथन है जिसको अगर आप प्रमाणित कर देते हो तो वो सिद्धांत के रूप में बदल जाता है। उसे हम राजनीतिक सिद्धांत या सिद्धांत कह सकते हैं। अब ये पिछले जो पार्ट 2 था इस वीडियो का, इस चैप्टर का, उसमें आपने देखा कि राजनीतिक सिद्धांत के कई पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। उन में से प्रमुख 3 दृष्टिकोण हमने किए। पहला दृष्टिकोण जो किया हमने परंपरागत किया, दूसरा यूनानी किया और तीसरा हमने आधुनिक किया। अब आज का जो ये वीडियो है ये समकालीन राजनीतिक सिद्धांत के बारे में है, जिसको हम कंटेम्परेरी पॉलिटिकल थ्योरी कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि समकालीन और आधुनिक में क्या फ़र्क है। तो आधुनिक जो शब्द है हम यूज़ करते हैं वो समय जो अभी हाल ही में गुज़र चुका है लेकिन अभी हाल ही में गुज़रा है, उसके लिए हम आधुनिक शब्द यूज़ करते हैं। जबकि समकालीन या कंटेम्परेरी वर्ड जो है इसको जो समय वर्तमान में चल रहा है ज़्यादातर उस समय के लिए प्रयोग किया जाता है। तो समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, चलिए इसको करते हैं। अब इसकी ज़रूरत कैसे महसूस हुई ये देखते हैं कि हमने देखा कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में व्यवहारवाद में मूल्यों
को बिल्कुल अलग कर दिया गया कि मूल्यों को हम स्टडी नहीं करेंगे। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद में जब देखा गया कि मूल्यों के राजनीति से अलग करने पर उसके दुष्परिणाम सामने आने लगे और राजनीति में विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा होने लगी, तो मूल्यों की पुनः स्थापना उत्तर व्यवहारवाद में की गई और उनको समझा गया कि किस प्रकार के मूल्य हमें हमारी राजनीति में चाहिए। तो मूल्यों की दोबारा से पुनर्स्थापना की गई उत्तर व्यवहारवाद में। तो ये दोनों ही जो काल थे, व्यवहारवाद व उत्तर व्यवहारवाद, ये हमें वास्तविकता के अधिक नज़दीक न पहुंचा सके और इसलिए 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी कि अंतिम वर्षों में समकालीन राजनीतिक सिद्धांत की ज़रूरत महसूस की गई। और यह वह समय था जब विश्व के कई भागों में जो मार्क्सवादी व्यवस्था थी वो असफल साबित हो रही थी और मार्क्सवाद जो था वो पतन की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि ज़्यादातर देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पसंद किया जा रहा था। तो देखते हैं इसमें क्या हुआ। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों में हम जॉन रॉल्स और आर नोजिक इत्यादि का नाम ज़्यादा प्रमुखता से लेते हैं। जॉन रॉल्स जो हैं ये समकालीन राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री हैं, काफ़ी फेमस हैं। और अगर आप अपना सिलेबस देखो तो उसमें जो न्याय का चैप्टर आएगा उसमें जॉन रॉल्स का एक सिद्धांत आप आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे। इसी बुक का जो चैप्टर है न्याय या जस्टिस नाम से, उसमें जॉन रॉल्स का वितरणात्मक न्याय का आप सिद्धांत पढ़ोगे, जो बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं आगे समकालीन राजनीतिक सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं रही हैं। पहला तो राजनीतिक सिद्धांत जो है दर्शन व विज्ञान दोनों से ही कुछ अधिक है, यानी कि जो समकालीन राजनीतिक सिद्धांत है वो पुराने समय के जो राजनीतिक सिद्धांत होते थे जिनको हम दर्शन कहते थे, जैसे कि प्लेटो और अरस्तु के समय में जो राजनीतिक सिद्धांत हुए हैं उनको दर्शन कहा गया, जिनमें नैतिकता प्रमुख थी और नैतिक सिद्धांत थे जो, और विज्ञान यानी कि जो व्यवहारवाद में राजनीति को विज्ञान बनाने का जो प्रयास हुआ या राजनीतिक सिद्धांत को विज्ञान बनाने का जो प्रयास हुआ, तो उन दोनों से ही ये जो समकालीन राजनीतिक सिद्धांत है वो कुछ अधिक है, मतलब कुछ ज़्यादा है। अगर सेकंड पॉइंट देखें इसका, तो इसमें वैज्ञानिक विधियों के आधार पर सत्य की निरंतर खोज जारी रहती है। अब वैज्ञानिक विधियों का तो प्रयोग आपने देखा होगा कि मॉडर्न या आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में भी किया गया और समकालीन में भी जारी है वो वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग। वैज्ञानिक विधियों में आ जाते हैं कि जैसे आप एक सिस्टमेटिक ढंग से जब सर्वे और डाटा कलेक्शन के आधार पर इवैल्यूएशन करते हो, कंपैरिजन करते हो, तो उसको वैज्ञानिक विधि कह देते हैं। तो वैज्ञानिक विधियों के आधार पर सत्य की निरंतर खोज जारी रहती है, मतलब ये एक ऐसा सिद्धांत है जो साइंटिफिक मेथड के आधार पर किसी भी घटना के कारण और उसके समाधान प्रस्तुत करता है। तीसरा, इसमें अनुभविक अध्ययन पर जोर दिया जाता है, यानी कि आप अपना खुद अनुभव करके जो अध्ययन करोगे उस पर इसमें जोर दिया जाता है, क्योंकि अनुभविक अध्ययन जो होते हैं वो आदर्शात्मक अध्ययन की बजाय ज़्यादा उपयोगी साबित होते हैं, क्योंकि वर्तमान से वो ज़्यादा वास्तविकता से जुड़े रहते हैं। चौथा, इसमें यह माना जाता है कि आंकड़ों का विश्लेषण तथा तर्क व नैतिकता एक साथ काम कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि व्यवहारवाद में ये कह दिया गया कि केवल आंकड़े ही सत्य हैं, या ये कह दिया गया कि हम डाटा एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा जोर देंगे, मूल्यों का कोई स्थान नहीं है। लेकिन यहाँ पर समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में ये माना गया कि आंकड़े भी ज़रूरी हैं, उनका विश्लेषण भी ज़रूरी है, और इसके साथ साथ नैतिकता या मूल्य भी एक साथ रहकर कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर तर्क व नैतिकता और आंकड़े दोनों ही को ज़रूरी माना गया। आगे देखते हैं इसमें।
अब यहाँ पर यह समकालीन राजनीतिक सिद्धांत आपका समाप्त हो गया। यहाँ पर एक और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में क्या अंतर है। इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार चैप्टर में और पेपर में आ जाता है। तो देखते हैं हम परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो दोनों में क्या अंतर है। तो पहला अंतर तो ये है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो था उसमें संस्थागत अध्ययन हुए, मतलब संस्थाओं पर ज़्यादा जोर दिया गया। संस्थाएं कैसी, जैसे कि विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इस प्रकार की संस्थाओं पर और उनके अध्ययन पर ज़्यादा जोर दिया गया। और औपचारिक अध्ययन हुआ, मतलब औपचारिक यानी कि राज्य और राज्य के साथ हमारे क्या संबंध हैं, केवल इसी बातों पर ज़्यादा विचार किया गया। दूसरी ओर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है वो उसमें लक्ष्योन्मुखी अध्ययन हुए, मतलब जो हम कह सकते हैं कि फाइनल डेस्टिनेशन क्या है राजनीतिक सिद्धांत का या ऑब्जेक्टिव क्या है उसको आधार मानकर, लक्ष्य क्या है उसको आधार मानकर अध्ययन किए गए। और अनौपचारिक अध्ययन भी किए गए, यानी कि अनौपचारिक अध्ययन में हम देख सकते हैं कि केवल संस्थागत अध्ययन ही नहीं बल्कि जिस प्रकार से पर्यावरण के अध्ययन हुए हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात हुई है, मानव अधिकारों की बात हुई है, आतंकवाद के अध्ययन हुए हैं, युद्ध के अध्ययन हुए हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनौपचारिक अध्ययन भी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में किए गए हैं। दूसरा, आदर्शवादी चिंतन हुआ परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में। आदर्शवादी चिंतन आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिसमें मूल्यों को स्थान दिया गया, आदर्शों को स्थान दिया गया, जैसे कि प्लेटो का चिंतन में हमें देखने को मिलता है। तो आदर्शवादी चिंतन हुआ। दूसरा, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में यथार्थवादी चिंतन हुआ। यथार्थवादी चिंतन कैसा कि इसमें यह माना गया जैसे कि युद्ध जो है वो वर्तमान वास्तविकता है और इसलिए इस प्रकार से युद्धों व संघर्ष का अध्ययन भी किए जाने चाहिए। तो यथार्थवादी वर्तमान में कैसा है, वर्तमान में राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी हैं, इसमें हैं वर्ड का अध्ययन हुआ, जबकि आदर्शवादी चिंतन में क्या होना चाहिए वर्ड का अध्ययन किया गया था। तीसरा, राजनीति को राज्य व सरकार संबंधी माना गया, मतलब परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें राजनीति को राज्य से संबंधित माना गया, सरकार से संबंधित माना गया और केवल इनके संबंधित ही अध्ययन किए गए। दूसरी तरफ आधुनिक में राजनीति में कई नई अवधारणाओं को स्थान दिया गया और उनके अध्ययन हुए। वास्तविकता और यथार्थवादी अध्ययन हुए, जैसे शक्ति का स्थान माना गया कि राजनीति में शक्ति का भी अपना एक उचित स्थान है और शक्ति के बिना राजनीति का अध्ययन नहीं किया जा सकता। मार्गेंथो ऐसा मानते हैं। मार्गेंथो एक यथार्थवादी विचारक हैं राजनीति के। और सत्ता संबंधी अध्ययन हुए, अथॉरिटी, और निर्णय निर्माण संबंधी अध्ययन हुए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर विभिन्न स्टडीज़ की गई। चौथा, अगर हम परंपरागत या ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी को देखें तो हम पाएंगे कि उसका जो क्षेत्र है वो संकुचित है, मतलब वो केवल राजनीति या राज्य से संबंधित ही रहा, अपना क्षेत्र उसने रखा और मुख्यतः औपचारिक क्षेत्र ही रखा गया और मुख्यतः मूल्य व आदर्शवादी चिंतन ही इस काल में हुआ। व्यवहारवादी चिंतन की शुरुआत तो हालांकि अरस्तु से थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि उन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस शुरू किया, लेकिन ज़्यादातर अध्ययन का जो क्षेत्र था परंपरागत में संकुचित ही रहा। दूसरा, अगर हम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में देखें तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र
अनौपचारिक होने की वजह से व्यापक है। यानी कि इसमें आप पर्यावरण का भी अध्ययन कर सकते हो, पर्यावरण समस्याओं का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों को प्रभावित कर रही हैं उनका, और एक मानव अधिकारों का, नारीवाद का, और इसके अलावा जो है कई प्रकार के और भी अध्ययन जो हैं, जिस प्रकार से आतंकवाद का अध्ययन है या युद्धों का अध्ययन है या संघर्षों का अध्ययन है। तो इस प्रकार से इसका एक व्यापक क्षेत्र हो गया है। अनौपचारिक होने की वजह से आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र या इसका जो स्कोप है वो बढ़ गया है और वो व्यापक हो गया। अगर हम 5th पॉइंट इसका देखें तो जो हमारा परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है वो कल्पना प्रधान है। दार्शनिक व विवरणात्मक अध्ययन इसमें किए गए। मतलब अगर आप प्लेटो को देखो तो वो एक कल्पना करता है कि एक दार्शनिक राजा होगा, या तो राजाओं को दार्शनिक बना दिया जाए या दार्शनिकों को राजा बना दिया जाए। तो एक कल्पना उन्होंने की। हालांकि उन्होंने इसमें वास्तविकता के नज़दीक भी जाने का प्रयास किया, और प्लेटो के समय में एक राजा थे दियोनोसिस, उनको प्लेटो ने एक दार्शनिक राजा के रूप में बदलने का निर्णय किया और उनको एग्री किया इस बात के लिए, लेकिन वो इस निर्णय में कामयाब नहीं हुए और इसलिए उनका अध्ययन ज़्यादातर कल्पना प्रधान ही कहा गया। तो कल्पना प्रधान अध्ययन हुए, और दार्शनिक यानी कि दर्शन के अध्ययन, जो सत्य की खोज के अध्ययन, यानी कि जिसमें आप 100% सत्य को ही, उससे कंप्रोमाइज़ नहीं करते और ये कहते हो कि सत्य होना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए कि राज्य तो ऐसा होना चाहिए, 100% ही सत्य पर आधारित होना चाहिए। तो आप उससे लेस मात्र भी कम अध्ययन नहीं करते, तो उसको दार्शनिक अध्ययन आप कह सकते हैं। और विवरणात्मक अध्ययन यानी कि एक्सप्लेनेशन के आधार पर ज़्यादातर अध्ययन हुए, कोई एनालिसिस टाइप के अध्ययन कम हुए, कंपैरिजन टाइप के अध्ययन नहीं हुए। और दूसरा, अगर आप आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को देखो तो इसमें वास्तविकता के अध्ययन हुए, यथार्थवादी अध्ययन हुए, जैसा कि मैंने बताया कि मार्गन्थो यथार्थवादी रहे हैं, उनका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पर। और अनुभविक यानी कि आपके अनुभव के आधार पर, और विश्लेषणात्मक यानी कि एनालिटिकल जितनी भी स्टडी हुई वो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की स्टडी मानी जाती है। छठा, अगर हम देखें तो परंपरागत जितने भी विचारक हैं ज़्यादातर उदारवादी स्वभाव के हैं, उदारवादी विचारक हैं, लेकिन जो आधुनिक विचारक हैं वो परिवर्तन को पसंद करते हैं और वो ज़्यादातर हम कह सकते हैं लेफ्टिस्ट टाइप में हैं, वामपंथी टाइप में हैं, मार्क्सवादी विचार भी इसमें शामिल है। यानी कि जो वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन को पसंद करते हैं, और जो परंपरागत हैं वो परिवर्तन को इतना ज़्यादा आसानी से पसंद नहीं करते। उदारवादी हैं वो परिवर्तन धीरे धीरे चाहते हैं। तो देखते हैं अगला 7th पॉइंट कि जो ट्रेडिशनल हैं, जो परंपरागत राजनीतिक विचारक हैं या राजनीतिक सिद्धांत है, उसमें क्या होना चाहिए पर बल दिया गया। क्या होना चाहिए, उसमें इस बात पर बल नहीं दिया गया कि क्या है वर्तमान में। हालांकि प्लेटो के समय में युद्ध होते रहते थे नगर राज्यों में, लेकिन प्लेटो ने ये चाहा कि एक ऐसा दार्शनिक राजा होना चाहिए कि जिसकी उत्तम शिक्षा की व्यवस्था हो और उसका परिवार और संपत्ति का उसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव न हो, इसलिए उसको परिवार और संपत्ति बनाने से भी रोक दिया गया, और उसकी शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की गई और उसके ऊपर नैतिक बंधनों का जो था बंधन रखा गया। तो मतलब कि उस समय में प्लेटो ने कहा कि ऐसा दार्शनिक राजा होना चाहिए जो इन वर्तमान नगर राज्यों के युद्धों को रोक सके। तो उस समय क्या होना चाहिए पर बल दिया गया, लेकिन उस समय की जो परिस्थितियां थी वो क्या है थी। यानी कि अगर हम आज की परिस्थितियों को आकलन करें तो क्या है, मतलब कि आज युद्ध भी होते हैं विभिन्न देशों में, आतंकवाद भी, अगर आप देखते हो घटनाओं को समझते हो तो आतंकवाद की भी समस्या एक व्यापक समस्या है देशों के बीच में, और पर्यावरण के मुद्दे भी ज्वलंत मुद्दे हैं। तो क्या है कि बात जब की जा रही है तो इस आधुनिक सिद्धांत में क्या है पर बल दिया जाता है,
और जो पुराना जो ट्रेडिशनल है, पुरातन है, उसमें क्या होना चाहिए पर बल दिया जाता है। और ये हो गया आपका कंपैरिजन परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत या विचार और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत या विचारों का कंपैरिजन। इसमें हमने 7 पॉइंट किए हैं। आप अगर इसमें से कोई 5 पॉइंट अपनी मनपसंद के भी करते हैं तो आपके लिए वो इनफ रहेगा। आगे देखते हैं, ये आपका राजनीतिक सिद्धांत का कार्यक्षेत्र या विषय वस्तु क्या है, इसका क्या स्कोप है, सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो हम देखते हैं कि उदारवादी जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो आप यह समझ सकते हो कि उदारवादी एक सामूहिक रूप में उन व्यक्तियों को या उन विचारकों को कहा गया है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ कानून में भी विश्वास रखते थे और कहते थे कि स्वतंत्रता तो ज़रूरी है, साथ में कानूनों का पालन भी ज़रूरी है। तो उदारवादियों ने राज्य और सरकार की शक्ति व संबंध को केवल राजनीतिक क्षेत्र या नागरिकों तक सीमित रखना चाहा, जबकि जो मार्क्सवादी थे, मार्क्सवादी यानी कि जो मार्क्स के विचारों पर आधारित, मार्क्स कहते हैं कि जो समाज है हमेशा से पूंजीपति और जो मज़दूर हैं, या आप कह सकते हो कि जो हैव नॉट्स हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, एक तरफ हैव हैं, एक तरफ हैव नॉट्स हैं। तो समाज जो है हैव नॉट्स में बंटा हुआ है। तो अगर ये हैव नॉट्स क्रांति कर दें तो व्यवस्था को आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर बराबर किया जा सकता है। मार्क्सवादी ऐसा मानते हैं। तो मार्क्सवादियों ने चाहा कि राज्य जो है आर्थिक क्षेत्र में भी नियंत्रण रखे। अब यहाँ पर मैं दोबारा से इसको स्पष्ट करना चाहूँगा ताकि आपकी आसानी से समझ में आ जाए। जो प्रारंभिक उदारवादी हैं वो ये कहते थे कि राज्य जो है या सरकार जो है उसको व्यापार या आर्थिक क्षेत्र में नियम कायदे कानून नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि अगर सरकार इसमें नियम कायदे कानून नहीं बनाती है तो आपस में कंपटीशन होगा और कंपटीशन के कारण से जो वस्तुओं के दाम हैं वो खुद ही कम हो जाएंगे। उदारवादी, प्रारंभिक उदारवादी ऐसा कहते हैं। लेकिन मार्क्सवादी इसका विपरीत क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर इस प्रकार का राज्य जो है या सरकार जो है आर्थिक क्षेत्र पर प्रतिबंध न लगाए तो क्या होगा, मज़दूरों का शोषण बढ़ जाएगा और कंपटीशन जो है वो सही नहीं हो पाएगा और उसमें जो मज़दूर वर्ग है या जो कमज़ोर वर्ग है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मार्क्सवादी कहते हैं कि राज्य जो है आर्थिक क्षेत्र में भी नियंत्रण रखे। इसके बाद जो नारीवादी हुए हैं या फेमिनिस्ट जो हुए हैं, नारीवादी किसे कहते हैं? कि जो महिला और पुरुष के बराबर अधिकारों का समर्थन करे, चाहे वो वही महिला है या पुरुष है, उसको नारीवादी कहा जाता है। जो महिलाओं के बराबर अधिकार माने कि पुरुषों और महिलाओं के दोनों के बराबर अधिकार हैं तो उसको नारीवादी कहा जाता है। तो नारीवादियों ने भी राज्य को पारिवारिक क्षेत्र भी दे दिया, यानी कि नारीवादियों ने कहा कि क्योंकि परिवार में नारियों की जो व्यवस्था थी वो बिगड़ रही थी, इसलिए नारीवादियों ने चाहा कि राज्य जो है, सरकार जो है पारिवारिक क्षेत्र में भी कानून बनाए। तो इस प्रकार से इसका क्षेत्र और बढ़ गया, यानी कि उदारवादियों ने इसका क्षेत्र जहाँ तक सीमित रखना चाहा, मार्क्सवादियों ने कहा नहीं, आर्थिक क्षेत्र तक नहीं, आप उदारवादियों के कहने से इसको सीमित रखेंगे, आपको आर्थिक क्षेत्र में भी कानून बनाने पड़ेंगे। तो और क्षेत्र बढ़ गया राज्य का या राजनीतिक सिद्धांत का, क्योंकि राज्य को कानून बनाने पड़ गया आर्थिक क्षेत्र में भी। और उधर से उदारवादियों नारीवादियों ने कहा कि पारिवारिक क्षेत्र में भी राज्य कानून बनाए, क्योंकि स्त्रियों की दशा बहुत ख़राब हो रही थी, उनको पुरुषों के समान अधिकार नहीं दिए जा रहे थे, इसलिए और भी इसका जो कार्य क्षेत्र या विषय वस्तु है वो बढ़ गई, बड़ी हो गई, व्यापक हो गई। इस प्रकार राजनीति व राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र व्यापक होता गया और इसमें वर्तमान में निम्नलिखित चीज़ों का अध्ययन शामिल है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं। तो ये इसके कार्य क्षेत्र में आएगा, जितने भी पॉइंट्स अब हम करेंगे। पहला है राज्य व सरकारों का अध्ययन, कि हम राजनीतिक सिद्धांत में क्या करते हैं। अब यहाँ पर
जो है राजनीतिक सिद्धांत एक कंसेप्ट के रूप में हम देख रहे हैं। इसमें आप जो है पुराना या आधुनिक का नहीं है, ये वर्तमान जो समय है उसके संबंध में आप इसको पढ़ेंगे कि जो वर्तमान में इसका कार्यक्षेत्र है। तो देखते हैं, पहला है राज्य व सरकारों का अध्ययन। तो हम राज्य के जो उसका स्वरूप है, यानी कि उसकी जो संस्थाएं हैं, सरकारें हैं, इन सब का अध्ययन इस राजनीतिक सिद्धांत में करते हैं, इसके क्षेत्र में करते हैं, और विभिन्न प्रकार के सिद्धांत का निर्माण हम कर सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप से कई समस्याएं पैदा होती रहती हैं। अब हम देखते हैं कि जो पुराने समय में, यूनानी समय में तो नगर राज्यों की समस्याएं प्रमुख थी, लेकिन अब तो बड़े बड़े राज्य हो गए हैं। जैसे भारत कितना बड़ा जनसंख्या के आधार पर भी और क्षेत्र के आधार पर भी राष्ट्र राज्य है, तो अब राष्ट्र राज्यों के जो अध्ययन है वो इसमें शामिल हो गया है, और उनकी जो समस्याएं हैं उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उनके बारे में सिद्धांत निर्माण कर सकते हैं, वो चीज़ें इसमें शामिल हो गई हैं। तो इसमें विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन जो राज्य के जो शासन के प्रमुख अंग हैं, इनका भी अध्ययन शामिल है। और इसके अलावा जो भी वर्तमान समस्याएं हैं, ज़्यादातर क्योंकि विश्व में व्यवस्थाएं जो हैं ज़्यादातर लोकतांत्रिक हैं, तो जितनी भी वर्तमान लोकतांत्रिक देशों की जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन इसमें किया जाता है, और राज्य व जनता के जो आपसी संबंध है उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। तो सेकंड पॉइंट देखेंगे इसमें, और इसके जो क्षेत्र में क्या शामिल है, नीति निर्माण प्रक्रिया व मानव व्यवहार का अध्ययन। तो नीति निर्माण प्रक्रिया यानी कि आप इसको सिंपल वे में ले सकते हो कि कानून निर्माण प्रक्रिया। वैसे तो ये एक व्यापक शब्द है नीति, लेकिन आप कानून निर्माण प्रक्रिया को इसमें शामिल कर सकते हो कि नीति निर्माता जो हैं वो कौन हैं, उनका व्यवहार कैसा है, और वो जो नीति निर्माण की प्रक्रिया है उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं, और वो कैसे उस प्रक्रिया में क्या क्या चरण शामिल होते हैं, कानून कैसे बनते हैं। तो इन सभी का अध्ययन वर्तमान समय में इसमें किया जा रहा है। डेविड ईस्टन ने जो सिद्धांत दिया, निवेश निर्गत इनपुट आउटपुट थ्योरी जो दी, और या सिस्टम थ्योरी जो दी, उनको अगर हम स्टडी करें तो उसमें एक पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे निर्णय निर्माण किया जाता है, उसमें ये बताया गया कि जनता से इनपुट्स आती हैं, निवेश आते हैं जनता से। निवेश मतलब जनता की जो इच्छाएं होती हैं, और पॉलिटिकल सिस्टम में उनको छान कर, जैसे आप छलनी से दूध छान देते हो और उसका जो जितना भी कचरा है उसको अलग कर देते हो, उसी प्रकार से जब पॉलिटिकल सिस्टम में कोई डिमांड्स आती हैं जनता की, जो जायज़ डिमांड्स होती हैं उनको छान दिया जाता है, और उस सिस्टम में उनके ऊपर कार्य करके उनके ऊपर कानून निर्माण कर दिया जाता है। और जो कानून होते हैं वो आउटपुट यानी कि निर्गत के रूप में राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें से निकलते हैं, और वो जनता पर लागू होते हैं। फिर क्या होता है कि जनता पर जब लागू होते हैं तो जनता अगर उन कानूनों में कोई कमी होती है उसको दोबारा से सरकार को कम्युनिकेट करके दोबारा से फीडबैक करती है, और वो जो जनता की फीडबैक होती है उसको भी दोबारा से इनपुट के रूप में सरकार लेती है, और दोबारा से उन कमियों को दूर करके नए कानूनों को नए संशोधनों के साथ दोबारा से आउटपुट के रूप में लागू कर दिया जाता है। इस प्रकार ये जो इनपुट आउटपुट है ये निरंतर चलती रहती है, और निरंतर फीडबैक के माध्यम से नई नई इनपुट आती रहती है। तो ईस्टन का जो ये निवेश निर्गत या पॉलिटिकल सिस्टम की जो थ्योरी है, ये थ्योरी इसी आधार पर बनी है। तो हम देखते हैं कि ये जो वर्तमान में राजनीतिक सिद्धांत है इसके क्षेत्र में नीति निर्माण प्रक्रिया भी शामिल हो गई है, और इस नीति निर्माण प्रक्रिया को कौन व्यक्ति या कौन लीडर्स संपन्न कर रहे हैं, या कौन एमपी या एमएलए या मंत्री संपन्न कर रहे हैं, उनके व्यवहार का भी अगर हम अध्ययन करें, उन डिसीजन मेकर्स के व्यवहार का भी अगर अध्ययन करें, तो वो भी इसमें शामिल हो गया है। और इस प्रकार से इसका जो क्षेत्र है और भी ज़्यादा, इसका जो स्कोप है और भी ज़्यादा विस्तृत हो गया है, बड़ा हो गया है, वास्ट हो गया है। अब हम देखेंगे तीसरा किस चीज़ का इसमें अध्ययन शामिल है। तीसरा है शक्ति का अध्ययन, यानी कि पावर का इसमें अध्ययन किया जाता है।
लासवेल की आपने डेफिनेशन की है, तो उसमें यही कहा गया है कि राजनीति में शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है, कौन प्राप्त करता है और कैसे प्राप्त की जाती है। इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन है, यानी कि शक्ति यानी कि पावर को कैसे प्राप्त किया जाएगा, इस बारे में जो अध्ययन होगा वो यथार्थवादी अध्ययन कहा जाएगा, जिसमें मैंने पहले आपको मार्गन्थो का एग्जाम्पल एक दिया था। तो जो ये शक्ति के, युद्ध के और यथार्थवाद के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्ययन होते हैं, सेना के ये जितने भी अध्ययन होते हैं, इनको हम शक्ति के अध्ययन में मान सकते हैं। और इसमें 2 एग्जाम्पल हम देंगे, मार्गन्थो और कैटलिन का, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये माना है कि शक्ति या संघर्ष जो है वो तो होंगे ही होंगे, उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक विशेषता है। तो हम क्यों न उनका पहले से ही अध्ययन करें, ताकि उनको समय रहते किसी तरह से मैनेज किया जा सके। उनको स्टॉप तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मैनेज कर सकते हैं। 4th पॉइंट है व्यक्ति व राज्य के संबंधों का अध्ययन। मतलब जो एक व्यक्ति है वो राज्य के अंदर ही रहता है, तो व्यक्ति और उस राज्य तथा राज्य की जितनी भी संस्थाएं हैं उनके बीच में कैसे संबंध रहेंगे, व्यक्ति के क्या कर्तव्य होंगे एक नागरिक के रूप में, और वो राजनीतिक संस्थाएं या वो राज्य उस व्यक्ति को कितने अधिकार उपलब्ध कराएगा, ताकि वो व्यक्ति उस राज्य के आदेशों का निरंतर पालन करता रहे और व्यवस्था जो है, राजनीतिक व्यवस्था जो है वो निरंतर ठीक बनी रहे। तो इस प्रकार से व्यक्ति व राज्य के संबंधों का अध्ययन भी इसमें किया जाता है, और इस प्रकार से इसका स्कोप और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर उदारवादियों व लोकतंत्रवादियों का एग्जाम्पल दिया है। देखते हैं हम कि उदारवादियों व लोकतंत्रवादियों ने व्यक्ति के अधिकारों व कानूनों का अस्तित्व स्वीकारा, वहीं संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की लिखित व्यवस्थाएं की गई, और साम्यवादियों ने गरीबों की बात की कि आर्थिक तौर पर गरीबों का शोषण न हो, क्योंकि उदारवादियों ने ये कहा था कि राज्य आर्थिक तौर पर प्रतिबंध न लगाए, जो प्रारंभिक उदारवादी थे। लेकिन साम्यवादियों ने कहा नहीं, गरीबों की जो दशा है वो खराब हो जाएगी, इसलिए आर्थिक तौर पर भी राज्य को कानून बनाने चाहिए। और वर्तमान राज्य जो है लोक कल्याणकारी राज्य है, जिसमें न केवल सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है बल्कि बहुत सारी अन्य चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। राज्य आपके लिए स्वास्थ्य की भी व्यवस्था कर रहा है, राज्य आपके लिए पेंशन की व्यवस्था कर रहा है, रोज़गार की व्यवस्था कर रहा है और शिक्षा की व्यवस्था कर रहा है। तो राज्य के जो कार्य हैं वो बढ़ गए हैं, इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत का भी स्कोप बढ़ गया है। तो लोक कल्याणकारी राज्य या लोकतंत्रों का होने से इसका स्कोप और ज़्यादा बढ़ गया है, इसका क्षेत्र और ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों व संगठनों का अध्ययन भी अब इसमें राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में किया जाने लगा है कि विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में या विभिन्न देशों में आपस में कैसे संबंध हैं, या अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, या सार्क जैसे क्षेत्रीय संगठन हैं जो व्यापार के लिए बने हुए हैं। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको हम दक्षेस भी कह देते हैं, ये दक्षिण एशिया के 8 देशों का बना हुआ एक आर्थिक व्यापारिक संगठन है। और दूसरा यूरोपियन यूनियन, ये यूरोप के देशों ने मिलकर बनाया हुआ एक संगठन है यूरोप का, ये भी क्षेत्रीय संगठन है। आसियान जो है ये भी क्षेत्रीय संगठन है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं वो इसके मेंबर हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी हम अध्ययन करते हैं कि 2 देशों के बीच में आपस में कैसे संबंध हैं और कैसे उनमें क्या समस्याएं होती हैं, उनको समस्याओं को किस राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से दूर किया जा सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों
की समस्याओं का भी हम अध्ययन करते हैं। तो इससे स्कोप और ज़्यादा इसका बढ़ गया है राजनीतिक सिद्धांत का। इसके अलावा हम इसमें स्वतंत्रता, समानता व न्याय का भी अध्ययन करते हैं, उनके आदर्शों और मूल्यों का भी अध्ययन किया जाता है। अब ये अध्ययन भी शामिल हो गया इसमें, और इससे भी इसका स्कोप और ज़्यादा बढ़ गया। इसके अलावा नारीवाद, पर्यावरण समस्याएं, विकास इत्यादि का भी अध्ययन किया जा रहा है, और इसने भी इसके स्कोप को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 1970 के बाद जो विशेष तौर पर महिला सुधार के प्रयत्न शुरू हुए, और कई देशों में जहाँ पर महिलाओं को वोट का भी अधिकार नहीं था, उनको वोट के अधिकार दिए गए। कई देशों में तो आज तक भी महिलाओं को कई अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, लेकिन महिलाएं वहाँ पर निरंतर जो है अपनी आंदोलन के माध्यम से अपने अपने अधिकारों को प्राप्त कर रही हैं। तो इस प्रकार से इसका स्कोप बहुत ज़्यादा राजनीतिक सिद्धांत का बढ़ चुका है इन समस्याओं का निवारण करने के लिए। तो हम देखते हैं कि इसका स्कोप काफ़ी बढ़ चुका है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है ये कि राजनीतिक सिद्धांत जो है इसका क्या महत्व है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी उपयोगिता है, कहाँ कहाँ हम इसको उपयोग कर सकते हैं और क्या इसका महत्व है, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो नंबर 1 तो है कि ये राजनीतिक सिद्धांत जो है भविष्य की योजना संभव बनाता है। मतलब वर्तमान में किसी भी प्रकार का राजनीतिक सिद्धांत अगर बनाया जाए तो राजनीतिक सिद्धांत, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सिद्धांत क्या करते हैं, किसी भी समस्या का समाधान देते हैं। तो वर्तमान में अगर किसी समस्या का समाधान मिल गया तो भविष्य में अगर वो ही समस्या दोबारा से पैदा होती है तो हमें ऑलरेडी ये पता होता है कि इस समस्या का समाधान इस प्रकार से किया जा सकता है। तो इसलिए सिद्धांत जो होते हैं वो भविष्य के लिए हमारी योजनाओं को संभव बनाते हैं, और भविष्य की किसी भी समस्या का समाधान हम वर्तमान में ही कुछ सिद्धांतों की रचना करके कर सकते हैं। दूसरा है समस्याओं के समाधान में सहायक। ये तो इसमें सिद्धांत में हर एक में रहता है, चाहे किसी भी प्रकार का सिद्धांत है, कि सिद्धांत एक ऐसा पूर्व कथन होता है जिसमें कोई भी समस्या जो है उसका समाधान निहित होता है। जैसे मैंने आपको कुछ समय पहले ही एक एग्जाम्पल दिया था एक सिद्धांत का, गरीबी और जो राजनीतिक सहभागिता का सिद्धांत का एग्जाम्पल दिया था। कुछ भी हो सकता है सिद्धांत, जो भी समस्या का समाधान प्रस्तुत करे उसको सिद्धांत कह सकते हैं। तो समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं। तीसरा है सरकार को औचित्य प्रदान करता है। औचित्य किसे कहते हैं हम? औचित्य हम कहते हैं जनता के समर्थन को। मतलब अगर कोई भी सरकार को या सरकार के किसी कार्य को जनता की सहमति है या जनता की हाँ है किसी कार्य के पीछे सरकार के, तो हम कह सकते हैं कि वो कार्य जो है वो औचित्यपूर्ण है। तो सरकार के जितने भी कार्य हैं या सरकार का खुद का जो अस्तित्व है उसको औचित्य कौन देता है? उसको जनता औचित्य प्रदान करती है। और राजनीतिक सिद्धांत जो है वो जनता के उस औचित्य को प्रदान करने में सहायता करता है उस सरकार की या उस राजनीतिक नेता की या राजनीतिक लीडर की। तो हम देखते हैं जैसे कि जर्मनी में जो हिटलर हुए हैं उन्होंने जनता से वो पूर्णता प्राप्त करने के लिए नाजीवाद जैसे राजनीतिक सिद्धांत का सहारा लिया। और दूसरी तरफ इटली में मुसोलिनी ने जनता का औचित्य पूर्णता प्राप्त करने के लिए फांसीवाद जैसे राजनीतिक सिद्धांत का सहारा लिया। चीन में अगर हम देखें जितने भी वहाँ के व्यक्ति हुए हैं, वहाँ पर जितने भी उनके लीडर हुए हैं उन्होंने मार्क्सवाद का सहारा लिया है जनता के औचित्य पूर्णता के लिए प्राप्त करने के लिए जनता का विश्वास, या फिर माओवाद जो सिद्धांत रहा है उसका सहारा लिया गया है। माओ एक व्यक्ति हुए हैं चाइना के, तो लीडर हुए हैं, उनके जो सिद्धांत हैं उनको माओवाद कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जनता की हाँ को प्राप्त करने के लिए, जनता के समर्थन को प्राप्त करने के लिए सरकार या लीडर को विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों की ज़रूरत पड़ती है,
तो ये जो सिद्धांत हैं ये सरकार या उस लीडर को औचित्य प्रदान करते हैं। नंबर 4 है राजनीतिक सिद्धांत आंदोलनों के प्रेरणा स्रोत हैं। विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन होते हैं उनमें कोई ना कोई सिद्धांत अवश्य कार्यरत रहता है। अगर आप एग्जाम्पल देखो कि आज़ादी के समय पे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन हुए थे या गांधी जी के जो आंदोलन हुए उनमें कोई ना कोई सिद्धांत अवश्य कार्य कर रहा था। देखिए जैसे कि सत्याग्रह आंदोलन हुआ, अहिंसा, जो ये जितने भी आंदोलन रहे हैं गांधी जी के, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन था या असहयोग था या समन्वयज्ञ थे, उनमें विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का प्रयोग गांधी जी ने किया। और वो सिद्धांत कौन कौन से थे? सत्याग्रह, अहिंसा, अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा संग्रह न करना, दूसरों के लिए भी छोड़ देना, उसको अपरिग्रह कहते हैं। अगर अपने पास कोई वस्तु ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसको दूसरों के लिए भी छोड़ देना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गांधी जी ने अपने जितने भी आंदोलन चलाए, चाहे वो समन्वयज्ञ हो, चाहे वो असहयोग हो या फिर भारत छोड़ो हो, उन सभी आंदोलनों का आधार जो हैं कैसे कैसे राजनीतिक सिद्धांत रहे हैं उनके। सत्याग्रह का राजनीतिक सिद्धांत, अहिंसा का राजनीतिक सिद्धांत, अपरिग्रह का राजनीतिक सिद्धांत। तो हम देखते हैं कि किसी भी व्यवस्था में अगर गड़बड़ होती है, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय में हमारी जो शासन व्यवस्था थी उसमें गड़बड़ थी, अंग्रेज़ हमें अधिकार नहीं दे रहे थे, तो वहाँ पर राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण शुरू हो गया। जैसे कि गांधी जी ने जो कुछ सिद्धांतों का निर्माण किया या वो स्वतः ही बन गए। तो कहने का मतलब ये है कि शासक को चाहिए कि अगर क्रांति रोकनी है और समय रहते अगर वो राजनीतिक व्यवस्था में सुधार कर लेता है तो क्रांति रुक सकती है या उस राजनीतिक व्यवस्था में पतन को रोका जा सकता है, उसको टूटने से बचाया जा सकता है। लेकिन अगर शासक ऐसा नहीं करता तो राजनीतिक सिद्धांत जो है वो आंदोलन को जन्म देते हैं और आंदोलन जो हैं अक्सर क्रांतियों वगैरह में भी बदल जाते हैं। 5वां है पॉइंट कि नित नई अवधारणाओं के निर्माण व पुरानी अवधारणाओं में स्पष्टता लाने के लिए भी राजनीतिक सिद्धांत जरूरी है। अवधारणाएं किसे कहते हैं? कि कोई भी कंसेप्ट जो एक अगर नाम लिया जाए और वो आपके ब्रेन में भी उसका वही विचार हो जो मेरे ब्रेन में विचार है, मतलब आप उसका नाम से ही स्पष्ट हो जाए अगर आपको कोई चीज़, तो उसको अवधारणा कहते हैं, कंसेप्ट कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कह देता हूँ कि बुक या पुस्तक, तो आपके मन में एकदम से विचार आता है और एक ड्राइंग आ जाती है, आपके मन में एक पिक्चर आ जाती है पुस्तक की, और मेरे मन में भी वो पिक्चर आ जाती है। तो हमें ये कंसेप्ट जो है, ये अवधारणा जो है हमारी सेम है और हम इसको, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, तो इसको अवधारणा कह देते हैं। कि किसी भी वस्तु या प्रोसेस का जो नाम जो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ उसको हम अवधारणा कह सकते हैं। तो कुछ नई अवधारणाएं होती हैं और कुछ पुरानी अवधारणाएं होती हैं। उनमें स्पष्टता लाने के लिए, यानी कि उनको इलेबोरेट करने के लिए, उनको समझाने के लिए भी राजनीतिक सिद्धांत ही काम आते हैं। 6, राजनीतिक सिद्धांत जो है नागरिकों को उनके अधिकारों का ज्ञान कराते हैं और नेताओं को भी उनके कर्तव्यों का ज्ञान कराते हैं, क्योंकि लोकतंत्र आजकल ज़्यादा शासन प्रणाली के रूप में फेमस है। तो ज़्यादातर लोकतंत्र में जब भी नेता या प्रशासक जो हैं जन सेवा करने से पीछे हटते हैं, तो ये राजनीतिक सिद्धांत ही हैं जो उनको जन सेवा करने के लिए बाध्य करते हैं और जनता की प्रेरणा स्रोत बनते हैं और विभिन्न प्रकार के आंदोलनों को जन्म देते हैं। तो हमने देखा कि राजनीतिक सिद्धांत का क्या महत्व है और क्या इसकी उपयोगिता है। इसमें हमने 7 पॉइंट किए हैं, आप 6 पॉइंट किए हैं हमने इसमें। आप इसमें से जो आपको अच्छे लगे वो कोई से भी 5 पॉइंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका ये जो चैप्टर फर्स्ट पहली बुक का है पॉलिटिकल थ्योरी का, और चैप्टर का नाम भी पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन ही है, तो ये आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीबॉडी।